नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास वहशी पार्ट 2। श्याम बिहारी आनंद का आवास उसी इमारत के टॉप फ्लोर पर स्थित एक फ्लैट में था, जिसकी पहली मंजिल पर आनंद आचार्य एंड प्रधान का ऑफिस था। इसलिए और कोई पार्टनर आए या ना आए, वो साल के 365 दिन ऑफिस में पाए जाते थे और उन्हीं की वजह से एक चपरासी और एक स्टेनोग्राफर छुट्टी वाले दिन भी, जैसे कि उस रोज रविवार के दिन, ऑफिस की हाजिरी भरते थे। रविवार सुबह 11 बजे वो अपने ऑफिस में मौजूद थे, जबकि उनके पार्टनर राजीव आचार्य ने भीतर कदम रखा। राजीव आचार्य छरहरे बदन और चाक चौबंद तंदुरुस्ती वाला और उम्र में कोई 45 साल का व्यक्ति था, जो कि उसकी संजीदा सूरत से वकील की जगह कोई लेखक या कलाकार लगता था। उस घड़ी उसका संजीदा चेहरा और भी संजीदा था और आंखों में उदासी की झलक थी। उसकी चाल में उस फुर्ती का सर्वदा अभाव था जो कि हमेशा पाई जाती थी। बड़े झोल झाल अंदाज से चलता वो आकर एक विजिटर चेयर्स पर ढेर हुआ और फिर उसने यूं अपने सीनियर पार्टनर का अभिवादन किया और जैसे पहले वो औपचारिकता निभाना भूल गया हो। वृद्ध ने अवाक उसकी तरफ देखा। कहाँ थे 3 दिन से? फिर वो बोले। राजीव ने उत्तर ना दिया। उसने तनिक बेचैनी से पहलू बदला। ये क्या हाल बना रखा है? 3 दिन बाद ऑफिस में कदम रखा और वो भी ऐसी उजड़ी सूरत के साथ। वो क्या है कि मुझे मालूम है वो क्या है। मुझे मालूम है मंगला के लिए तुम्हारे मन में क्या था। मुझे उसकी मौत का अफसोस है। मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन जो चला गया, अफसोस और हमदर्दियां उसे वापस नहीं ला सकती। तुम कोई बच्चे नहीं हो, मेरे से बेहतर समझते हो इन बातों को। काबू में करो अपने आप को। मैं उससे शादी करने वाला था। मुझे अफसोस है, सख्त अफसोस है, लेकिन होने ने तो होना ही होता है। भगवान की मर्जी पर कहीं किसी का जोर चलता है? इंसान की मर्जी पर तो चलता है। वो गुस्से से बोला। क्यों किसी ने भगवान बनने की कोशिश की और भगवान का काम खुद कर डाला? मैं समझ रहा हूं तुम्हारा इशारा किस तरफ है, लेकिन तुम जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। मेरा भतीजा बेगुनाह है। यानी कि खामखा गिरफ्तार है? खामखा ही गिरफ्तार है। पुलिस उसे बेगुनाह फंसा रही है और गढ़ कर उसके खिलाफ केस तैयार करने में लगी हुई है। आप तो ऐसा है कहेंगे ही। कहूंगा, क्योंकि यह हकीकत है। हकीकत को तुम्हें भी कबूल करना चाहिए। आज उसकी गिरफ्तारी का 3रा दिन है। अभी तक पेपर में या टीवी में उसके खिलाफ पुलिस का कोई वर्जन आया है? राजीव ने इनकार में गर्दन हिलाई। क्यों नहीं आया? क्योंकि कोई ठोस सबूत उनके पास नहीं है। जो कुछ टूटा फूटा निखिल के खिलाफ उनके पास है, अभी वो उसकी मरम्मत में लगे होंगे, और जब उन्हें लगेगा कि मुनासिब मरम्मत हो गई थी, खंडर अपनी बुनियाद पर खड़े रहने के काबिल हो गया था, तो वो मीडिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी गढ़ कर सजा सवार कर तैयार की गई कहानी पेश करेंगे। वो गिरफ्तार क्यों है? बदकिस्मती से इस इत्तेफाक के तहत कि मंगला के यहाँ उसकी और उसके कातिल की तकरीबन एक ही वक्त में आमद हुई। पुलिस को मंगला की बेटी निकिता से निखिल के ताल्लुकात की अब खबर है। लड़के की नालायकी से निकिता हमीरा हो गई थी। उसी सिलसिले में वो मंगला से बात करने पहुंचा था। बातचीत के बाद उसके जाते ही कातिल पहुंच गया और वो कारनामा कर गया। कातिल कौन? मालूम पड़ेगा, जरूर मालूम पड़ेगा। दागदार दामन छुपाए नहीं छुपता। आस्तीन का लहू मुंह से बोलता है। खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं। इसलिए देर सवेर असली कातिल जरूर गिरफ्तार होगा। निखिल नौजवान है, तब तक की असुविधा को वो झेल लेगा। मुंबई से कौन आया है? बड़े आनंद साहब का भेजा एक नौजवान वकील है, जो मर्डर केसेस को हल करने में माहिर बताया गया है। हालांकि वो ऐसा नहीं मानता। मोडेस्टी दिखा रहा होगा। हो सकता है। मुकेश माथुर नाम है। शक्ल से तो जहीन लगता है। आगे उसकी कारगुजारी अपने मुंह से बोलेगी। अभी कहाँ है? अपने काम में ही लगा है। पुलिस तो कुछ पल्ले डाल नहीं रही, इसलिए सरकारी वकील आर के अदलका से कोई डायलॉग बनाने की कोशिश में लगा है। आता ही होगा। मैं देख रहा हूं कि मंगला की मौत को तुम अपनी जाति ट्रेजेडी मान रहे हो और उस सिलसिले में निखिल के लिए तुम्हारी सोच कंडीशन होती जा रही है। मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे ख्याल
तुम अपने मन से निकाल दो। लड़के में कुछ खामियां हैं, लेकिन वो वैसी ही हैं जैसे कि आज के हर नौजवान में होती हैं। छोटा मोटा ऐप, छोटी मोटी गैर जिम्मेदारी आज के नौजवान का लाइफस्टाइल बन गई है। लेकिन कत्ल, रेप, सेक्सुअल मोलेस्टेशन, लूटमार, ये सब भी निखिल कर सकता है। मैं हरगिज कबूल नहीं कर सकता। असल में क्या हुआ उसकी डिटेल की बाबत पुलिस अभी खामोश है, लेकिन जितना वो कबूल करती है, जितना सामने आया है, उससे ये काम किसी वहशी का जान पड़ता है, किसी ऐसे शख्स का लगता है जो कि जहनी तौर पर बीमार है। क्या कहते हैं ऐसे शख्स को? साइकोपैथ। एग्जैक्टली। आप बोलो, तुम्हें निखिल साइकोपैथ लगता है? नहीं। अपना दिमागी तावजान खो चुका कोई नौजवान लॉ की पढ़ाई कर सकता है? नहीं, कामयाबी से नहीं। वो साफ किसी चोर का कारनामा जान पड़ता है, जो चोरी की नियत से घर में घुसा और मंगला को अकेली पाकर उस पर झपट पड़ा। उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। निखिल खामखा फंसा हुआ है और अपने मौजूदा हालत में हम सबकी मदद का तलबगार है। हम सबकी बोला मैंने। तुम अपने आप को संभालोगे नहीं, डिप्रेशन के अपने मौजूदा मूड से उबरोगे नहीं, तो कैसे लड़की की कोई मदद करोगे? मैं क्या मदद कर सकता हूँ? आप जानते हैं, कानून के कारोबार में मेरी स्पेशलिटी का फील्ड कोई और ही है। जानता हूँ, फिर भी तुम बहुत मदद कर सकते हो। कैसे? मुकेश माथुर से अटैच रहो। जो वो करता है उसे मॉनिटर करो और अपना सुपीरियर जजमेंट इस्तेमाल करके कोई फैसला करो कि वो सही राह पर है या नहीं। उसकी कोशिशों से हमारे पल्ले कुछ पड़ेगा या नहीं। ओके? राजीव ने तनिक हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। लेकिन पहले एक वादा करो। राजीव की भवें उठी। तुम अपने आप को संभालोगे। ये उजड़ी आशिकी का नकाब ओढ़े मुझे दोबारा नहीं दिखाई दोगे और निखिल के लिए मन में कोई विद्वेष, कोई वैर भावना नहीं पनपने दोगे। उसने सहमति से सिर हिलाया। तभी मुकेश माथुर ने वहां कदम रखा। उसने सरकारी वकील से अपनी प्राइवेट मुलाकात की रिपोर्ट पेश की। इसमें तो खास कुछ नहीं, वृद्ध बोले, सिवाय इसके कि मेरा भूतपूर्व दामाद निर्मल मेहरा प्रेत की तरह फिर सिर उठा रहा है और मेरी जिंदगी में दखल अंदाज होने की धमकी दे रहा है। सर, ऐसी कोई राय आप अभी कैसे कायम कर सकते हैं? मुकेश बोला, अभी हमें नहीं मालूम कि उसका बयान क्या होगा और वो केस के किस पहलू की बाबत होगा। मैंने सरकारी वकील से इस बाबत कोई जानकारी निकलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस कि कामयाब न हो सका। उसका बयान जो भी होगा, अप्रत्यक्ष में मेरे पर वार होगा। बदला निकालेगा कमीना, ज्यादा से ज्यादा डैमेजिंग बयान देगा। अदलखा भी मुलजिम के साथ किसी रियायत के मूड में नहीं है। वो केस को पैशन क्राइम के तौर पर पेश कर सकता है, जुनून में न चाहते हो गया कत्ल बता सकता है, लेकिन उसने साफ कहा है कि वो इसे डेलिब्रेट कोल्ड ब्लडेड मर्डर के तौर पर प्रोजेक्ट करेगा। ऐसा वो निखिल की मौकाए वारदात पर मौजूदगी को पिन पॉइंट किए बिना कर सकेगा, निखिल की गवाही के बिना पर नहीं, जिससे कि वो कोर्ट में मुकर सकता है या इस जिद पर बरकरार रह सकता है कि वारदात उसके वहां से चले जाने के बाद हुई थी। अपनी खुद की कोशिशों से वो ऐसा कर दिखाएगा। उसकी बातों से मुझे ऐसा लगता था कि उनके पास कोई गवाह है जिसने ऐन वारदात के वक्त निखिल को वहां से रुखसत होते देखा था, लेकिन वो गवाह निर्मल मेहराई है या कोई और शख्स है, ये मैं न भांप सका। और मैंने कल रात मुंबई बड़े आनंद साहब से बात की थी और उनके हुक्म के मुताबिक उन्हें सूरत अहवाल की रिपोर्ट पेश की थी और इस बात की सख्त जरूरत जाहिर की थी कि आपके पास अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन और जांच पड़ताल के लिए पुलिस जैसा कोई पुख्ता, मुस्तैद और व्यापक जरिया होना चाहिए। उन्होंने शुक्र है कि मेरी बात से इत्तेफाक जाहिर किया था और दिल्ली के चंद्रेश रोहतगी नाम के एक प्राइवेट डिटेक्टिव का हवाला दिया था, जो कि उनका पूर्व परिचित है और जिसके पास फील्ड ऑपरेटरों की इतनी बड़ी टीम है। जो काम पुलिस वाले कर सकते हैं उसे वो सबसे पहले करके दिखा सकता है। हम उस शख्स के नाम से वाकिफ हैं, अलबत्ता हमारा कोई व्यावसायिक वास्ता उस शख्स के साथ कभी नहीं पड़ा। अब पड़ेगा। मैंने उसे यहीं बुलाया है। कराना क्या चाहते हो उससे? कई ऐसे काम मेरी निगाह में हैं जिनकी बाबत या तो पुलिस कुछ बताए जो कि वो बताती नहीं जान पड़ती, या हम बाजरिया इस पीढ़ी जाने।
मसलन मकतूला के फ्लैट से उसके जो जेवरात चोरी गए हैं, इतने दिन से उनको कहीं कोई अहमियत मिलती नहीं दिखाई दे रही। वारदात के उजागर होने के बाद एक बार जिक्र आया, बताया जाता है कि वहां चोरी भी हुई थी, लेकिन कत्ल को चोरी की भूमिका मानने को पुलिस तैयार नहीं। कैसे मानेंगे वो लोग? ये मानकर चलने से निखिल के खिलाफ उनका केस कमजोर नहीं हो जाएगा। सही फरमाया आपने। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि हमारा जासूस चोरी गए उन जेवरात को ट्रेस करने की कोशिश कर सकता है। फिर अगला कदम चोर को थामना होगा, जो कि जाहिर है कि निखिल के अलावा कोई होगा। ऐसे किसी शख्स का वजूद उजागर होना निखिल के डिफेंस में हमारे हाथ बहुत मजबूत करेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट माई बॉय, दिस इज अ ब्रिलियंट थिंकिंग। ऐसा कोई शख्स, राजीव आचार्य बोला, पकड़ाई में आ जाए तो पुलिस का केस तो अपने आप ही ढेर हो जाएगा। एग्जैक्टली मिस्टर, तुम्हारी शुरुआती बातों से मैं नाउम्मीद हो चला था, लेकिन मुझे लग रहा है कि बड़े आनंद साहब ने बिल्कुल सही आदमी दिल्ली भेजा है। आपको गलत लग रहा है जनाब, लेकिन इस वक्त इस बात का जिक्र बेमानी है। मे बी यू आर राइट। और वो पुलिस के गवाहों की पड़ताल कर सकता है, जिनमें 2 तो निर्मल मेहरा और बसंत मीरानी प्रत्यक्ष हैं। कोई तीसरा, चौथा या 5वां भी है तो वो उन्हें खोज निकाल सकता है। गुड। और वो मकतूला की बैकग्राउंड टटोल सकता है। इस सिलसिले में कम से कम 1 साल पीछे तक तो उसे जाना ही चाहिए और उससे मिलने जुलने वालों को, करीबी लोगों को टटोलना चाहिए, क्योंकि जो लोग पिक्चर में नहीं हैं उनसे हमें कोई ऐसा क्लू हासिल हो सकता है जिस तक कि पुलिस की पहुंच नहीं बन पाई होगी। सर, ये तमाम कोशिशें जाया भी जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त हम कोशिश भी ना करें तो क्या करें? यू आर राइट। ऐसे और भी कोई इन्वेस्टिगेटिव काम हो सकते हैं जिनके लिए लेग वर्क का इंतजाम उसी के पास है और जिनकी बाबत वक्त वक्त पर हम उसे बताते रहेंगे। इतने बड़े प्रोजेक्ट की, राजीव बोला, फीस तो उसकी करारी होगी। जाहिर है। कौन भरेगा? मैं भरूंगा, वृद्ध बोले, अपनी जातीय हैसियत में। बड़े आनंद साहब ने मुझे खास तौर से बोला है, मुकेश बोला, कि इस बाबत किसी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये उनके और चंद्रेश रोहतगी के बीच का आपसी मामला है, जिसका जिक्र यहाँ दिल्ली में बिल्कुल नहीं उठेगा। क्या मतलब हुआ इसका? जो मेरी समझ में आता है वो तो यही है कि पीडी की फीस सीओ भरेंगे। ऐसा? जी हाँ। हर्ष तो कोई नहीं है, आखिर निखिल उनका भी भतीजा है। जी हाँ। खुद तुम्हारा क्या इरादा है? तुम क्या करोगे? मेरे एजेंडे में पहला काम तो निखिल से एक और मुलाकात का मौका हासिल करना है। किस लिए? मैं चाहता हूँ कि वो अपनी बुधवार के रोज की 1-1 मिनट का मूवमेंट को मेरे सामने रिकंस्ट्रक्ट करे। चंडीगढ़ से रवाना होने और वापस पहुंचने के पूरे शेड्यूल का मुकम्मल खाका मेरे सामने खींचकर दिखाए। क्या फायदा होगा? पता नहीं। माय डियर बॉय, दिस इज एन ऑनेस्ट आंसर, बस दिस इज नॉट अ होपफुल आंसर। आई एम सॉरी सर। खैर, मैं इसे भी उन कोशिशों में शुमार करता हूँ जो बकौल तुम्हारे हम ना करें तो क्या करें। आगे बोलो, और क्या करना चाहते हो? और मैं मौकाए वारदात की पड़ताल करना चाहता हूँ, लेकिन मौजूदा हालात में ये काम मुमकिन नहीं दिखाई देता। क्यों भला? पुलिस ने इमारत की दूसरी मंजिल को सील किया हुआ है और उस पर यूं अपना पहरा बिठाया हुआ है कि वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम कोई परिंदा नहीं हो, खास परिंदा हो। तुम डिफेंस अटर्नी हो। तुम्हें ऐसे मुआयने से नहीं रोका जा सकता। रोका जा रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस मुझे प्रिविलेज पर्सन तस्लीम करने को तैयार नहीं। कोर्ट में केस लगने पर बचाव पक्ष के वकील के तौर पर पेश होने पर ही मेरा वो दर्जा बनेगा। जब मजिस्ट्रेट ही पुलिस को हिदायत देगा कि मुलजिम के वकील को मौकाए वारदात का मुआयना करने का मौका दिया जाए, तो पुलिस का अड़ियल रवैया बदलेगा। ठीक, मेरा चंडीगढ़ का भी एक चक्कर लगाने का इरादा है। अच्छा? निखिल वहां जिन लोगों में उठता बैठता है उनसे कोई कारगर टिप्स हासिल हो सकती है। कोई उसके कैरेक्टर की बारीकियों को उजागर करने वाली बातें मालूम हो सकती हैं। अगर तुम समझते हो कि यूं तुम्हें मालूम होगा कि निखिल परपीड़ा से आनंदित होने वाला कोई सैडिस्ट है या वो कोई होमिसिडल मैनियाक है, तो गलत समझते हो। निखिल एक नेक, शरीफ, खानदानी लड़का है
उसकी ऐसी किन्हीं हरकतों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसके माँ बाप दोनों नहीं हैं? हाँ, दोनों इकट्ठे तब एक एक्सीडेंट में मारे गए थे जबकि वो 5 साल का था। पिछले 18 साल से वो मेरी सरपरस्ती में है, इसलिए उसके लालन पोषण की वजह से उसमें कोई खोट पैदा हुई नहीं हो सकती। ऐसी कोई खोट उसमें है तो समझो वो मेरे में भी है, तो समझो कि उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और उसका गुनहगार हूँ। आप में कोई खोट क्यों कर होगी? आप तो खालिस आदमी हैं। नकुल बिहारी आनंद के भाई हैं, जो कि आपसे भी खालिस आदमी हैं। ऐसा समझते हो तो फैमिली ट्रेट के तौर पर निखिल में कोई खोट तलाश करना, कोई नुक्स निकालना बेमानी होगा। एक घड़े का पानी एक जैसा होता है, उसका एक हिस्सा पवित्र और दूसरा दूषित नहीं हो सकता। आई एग्री विद यू। वो पूरी तरह आप पर आश्रित है। उसकी अपनी कोई एसेट्स नहीं, जैसे कि माँ बाप की छोड़ी कोई प्रॉपर्टी, कोई बैंक बैलेंस, कोई इंश्योरेंस नहीं। निखिल का पिता नौकरी पेशा आदमी था और माँ हाउसवाइफ थी। तनख्वाह अच्छी कमाता था, लेकिन रहन सहन बहुत खर्चीला था, इसलिए कोई एसेट्स न बना सका, कोई बैंक बैलेंस न जमा कर सका, कोई इंश्योरेंस भी नहीं थी। ये उसके मरने के बाद ही पता चला था। फिर तो निखिल आप पर आश्रित हुआ। हमेशा के लिए नहीं, आखिरकार उसने वकील बनना है और वैसे ही तरक्की करनी है जैसे मैंने की, उसके बाकी मुंबई वाले 3 अंकल्स ने की। आपकी बेटी का निर्मल मेहरा से तलाक क्यों हुआ? रिश्ता टूट चुका होने के बावजूद अभी भी वो आपके खिलाफ क्यों है? वो एक लंबी कहानी है और उसका मौजूदा केस से कोई रिश्ता नहीं। अगर आपको अंदेशा है कि कोई बदला उतारने की नीयत से आपके भतीजे के खिलाफ, अपने भूतपूर्व साले के खिलाफ कोई खतरनाक गवाही दे सकता है, तो रिश्ता तो हुआ। हर अंदेशा सच साबित नहीं होता, लिहाजा उस बाबत कुछ कहना नहीं चाहते। वो खामोश रहा। सरकारी वकील उसकी पसंद मीरानी से समलैंगिक संबंध बताता था। कहीं तलाक की यही वजह तो नहीं थी कि आपके भूतपूर्व दामाद की औरतों से ज्यादा मर्दों में दिलचस्पी थी? होमो था वो। भाई, तुम तो मुझे ही क्रॉस क्वेश्चन करने लगे। अपनी ये एनर्जी यहाँ नष्ट करने की जगह अदालत में गवाहों को एग्जामिन करने के लिए बचा कर रखो। आप हर बात को टाल रहे हैं। एक सवाल को न टालिएगा, उसका जवाब जरूर दीजिए। कौन सा सवाल? आपको नीचा दिखाने की खातिर, आपसे बदला उतारने की खातिर क्या निर्मल मेहरा कोर्ट में झूठ बोल सकता है? बोल सकता है। निखिल के खिलाफ झूठी गवाही दे सकता है? दे सकता है। ये तो चिंता का विषय है। एक तो झूठी गवाही, दूसरे पुलिस की शय। इस कॉम्बिनेशन का तोड़ तो बड़ा मुश्किल होगा। वृद्ध ने चिंतित भाव से सहमति में गर्दन हिलाई। तभी चपरासी वहां पहुंचा। उसने चंद्रेश रोहतगी के आगमन की सूचना दी। बुलाओ, वृद्ध बोले। प्राइवेट डिटेक्टिव वहां पहुंचा। वो फौजियों जैसा कदावर और मजबूत आदमी था और उम्र में कोई 50 साल का जान पड़ता था। उसने सबका अभिवादन किया और एक विजिटर्स चेयर पर बैठ गया। मुकेश ने उसका परिचय बुजुर्गवार से और राजीव आचार्य से कराया। फिर उसने उसे समझाया कि उन्हें उससे क्या क्या अपेक्षाएं थी। आई विल डू माई बेस्ट, वो बड़ी संजीदगी से बोला। सच पूछिए तो कल मुंबई बात होने के फौरन बाद से ही मैंने इस केस पर काम करना शुरू कर दिया था और मैं मकतूला का एक स्थूल सा बायोग्राफिकल कैरेक्टर तैयार कर भी चुका हूँ। दैट आई मस्ट से इज फास्ट वर्क, वृद्ध बोला। आई मस्ट कमेंड योर एफर्ट। थैंक यू सर। केस की बाबत तुम्हारा जाती ख्याल क्या है? जैसे कत्ल हुआ है, जिस हालत में लाश पाई गई है और जो चोरी गए जेवरात की बात बताई जाती है, उनसे तो एक नज़र में जो नतीजा निकलता है वो यही है कि लड़का कातिल नहीं हो सकता। कोई पुख्ता सबूत एक नज़र में उसके खिलाफ दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है वो सब परिस्थिति जन्य है, सर्कमस्टेंशियल है। एक नज़र में ही तो, मुकेश बोला। लेकिन पुलिस केस पर एक नज़र तो नहीं डालती, वो तो कई नज़रें डालती है और कई बार डालती है। ये भी ठीक है। इस बात के मद्देनजर राय दो कि क्या किया जाना चाहिए। पहला कदम तो यही उठाना चाहिए कि लड़के के बयान पर, उसकी बेगुनाही पर एतबार लाना चाहिए। अब अगर वो बेगुनाह है तो जाहिर है कि कोई और गुनहगार है। वो कोई और यकीनन ऐसा शख्स होगा जिसकी मकतूला से कोई रंजिश होगी, क्योंकि खामखा तो कोई किसी का कत्ल नहीं कर देता। मेरा जोर मकतूला की जाती जिंदगी को टटोल कर
खंगाल कर ऐसे शख्स की शिनाख्त को उजागर करने पर होगा जो कि मकतूला के वाकिफकारों, दोस्तों, सहयोगियों, करीबियों में से ही कोई होगा। ये तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। वृद्ध बोला, सबकी जानकारी निकाल पाओगे? क्यों नहीं निकाल पाऊंगा, और मेरा काम क्या है? गुड, मुझे मालूम पड़ा है कि लाश के साथ कोई घिनौनी बदसलूकी की गई थी, लेकिन ये पता नहीं चल सका था कि असल में क्या हुआ था। आप लोगों को पता हो? नहीं, हमें भी पता नहीं। ये पता भी, मुकेश बोला, तुम ही निकालो तो बड़ी बात होगी। कोशिश करूंगा। पुलिस चोरी गए जेवरात के बारे में कोई पूछताछ जरूर कर चुकी होगी। अगर वो जेवरात इंश्योर्ड थे तो इंश्योरेंस कंपनी में उनकी लिस्ट भी उपलब्ध होगी। आप लोगों को इस बारे में कोई जानकारी है? वो लिस्ट? जवाब राजीव ने दिया। इंश्योरेंस कंपनी में पुलिस हासिल कर चुकी है और मकतूला की बेटी से मशवरा करके मार्क कर चुकी है कि उसमें से कौन से जेवर चोरी गए हैं और कौन से पीछे से उपलब्ध है। वो लिस्ट तुम चाहो तो तुम्हें मैं मुहैया करा सकता हूँ। पुलिस से? पुलिस से नहीं भाई, पुलिस तो मुझे लिस्ट के पास भी नहीं पटकने देगी। इंश्योरेंस कंपनी से। वहां मेरा एक आदमी है जिससे लिस्ट की कॉपी मैं निकलवा सकता हूँ। जरूर निकलवाइए। कल सुबह 11 बजे तुम्हें वो लिस्ट मिल जाएगी। बढ़िया, लेकिन उससे होगा क्या? वृद्ध बोला, चोर क्या इतना ही अहमक होगा कि जेवरात बेचने निकल पड़ा होगा? इतना अहमक कोई चोर नहीं होता कि जिस शहर में चोरी करे उसी में चोरी का माल ठिकाने लगाने की कोशिश करे, और वो भी वारदात के फौरन बाद। शातिर चोर या तो एक लंबा अरसा चोरी के माल को छुपा कर रखता है या फिर उसे सैकड़ों बल्कि हजारों मील दूर ले जाकर बेचता है। लेकिन चोर जरूरतमंद हो तो ऐसी नादानी कर सकता है। जरूरतमंद और डेस्परेट, जैसे कोई जंकी, नशेबाज जिसे की फिक्स के लिए फौरन रकम की जरूरत हो। वैसे भी हालात का इशारा कातिल के कोई नशेबाज एडिक्ट होने की तरफ ही है। ऐसा हुआ तो उसका पता निकाल लोगे? उम्मीद तो पूरी है। राजधानी के हर फैंस की चोरी के माल की खरीद फरोख्त करने वाले की मुझे वाकिफियत है। गुड। इस वक्त? मुकेश बोला, तुम्हारे पास कोई और केस है? क्यों पूछ रहे हो? हम चाहते हैं कि फिलहाल तुम्हारी मुकम्मल तवज्जो हमारे केस की तरफ हो। तुम्हारे तमाम संसाधनों की सेवा हमें उपलब्ध हो। ऐसा क्यों कर होगा, अगरचे कि तुम्हारे पास और भी केस होंगे। फिर भी ऐसा ही होगा, पीडी पूरे विश्वास के साथ बोला। इसलिए होगा क्योंकि मुंबई वाले आनंद साहब से मेरा ऐसा ही मुलाहजा है। मेरी फर्म खासी बड़ी है, उसमें कई एसोसिएट्स हैं। जो और केस हमारे पास हैं वो अब मेरे एसोसिएट्स के हवाले होंगे और मेरी कंप्लीट अनडिवाइडेड अटेंशन इस केस पर होगी। ये मेरा आप लोगों को आश्वासन ही नहीं, मेरी गारंटी है। फिर क्या बात है? फिर तो समझो कि हम तहे दिल से तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। अभी और होंगे जबकि मेरा काम देखेंगे। गुड, वी आर ग्लैड। मुकेश माथुर आसिफ अली रोड पहुंचा। 7 नंबर इमारत में दूसरी मंजिल पर उसने जब भी पुलिस को तैनात पाया, लेकिन बाकी मंजिलों पर आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं थी। पहली मंजिल पर पहुंचकर उसने कॉल बेल बजाई। दरवाजा जिस नौजवान लड़की ने खोला, अखबार में उसकी तस्वीर छप चुकी थी और उसे टीवी पर भी लगभग हर न्यूज चैनल में दिखाया जा चुका था। इसलिए वो जानता था कि वो मकतूला मंगला मदान की नौजवान बेटी निकिता मदान थी। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से मुकेश की तरफ देखा तो उसने उसे अपना परिचय दिया। ये सुनकर कि वो आनंद आचार्य एन प्रधान से संबद्ध था, लड़की की आंखों में तत्काल चमक आई। आइए, वो चौखट पर से हटती हुई बोली। थैंक यू, मुकेश बोला। उसने उसके पीछे भीतर कदम डाला। बैठिए। थैंक यू। मुझे तुम्हारी मम्मी की मौत का सख्त अफसोस है। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई तुम्हारे साथ। वो खामोश रही। लेकिन यकीन जानो, निखिल का उस वारदात में कोई हाथ नहीं। वो बेगुनाह है। मुझे यकीन है, वो दबे स्वर में बोली। घर में अकेली हो? अभी अकेली हूँ। वैसे गुड़गांव से नाना नानी आए हुए हैं। इस जिक्र के पीछे मेरा मकसद ये था कि जैसी वारदात तुम्हारी मम्मी के साथ होके हटी है, उसके रूम में तुम्हें किसी अजनबी के लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। निखिल कैसा है? गिरफ्तार है,
गिरफ्तारी में कोई जैसा हो सकता है वैसा ही है। मैं उससे मिल सकती हूँ? मुकेश ने गौर से उसकी तरफ देखा। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में व्याकुलता का भाव था और मुट्ठियां रह रहकर खुल भिंच रही थी। अभी तो मुश्किल है, वो बोला। वो अभी पुलिस की हिरासत में है और पुलिस मेल मुलाकातियों को बढ़ावा देने के मूड में नहीं जान पड़ती। अगर वो ही मेरे से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करे तो भी फिलहाल मुलाकात मुश्किल ही होगी। वैसे भी मौजूदा हालात में, जबकि वो तुम्हारी मम्मी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार है, उससे मिलने की कोशिश करना वाजिब नहीं। वो कातिल नहीं है, मैं यकीन से कह सकती हूँ, वो कातिल नहीं है। पुलिस को तुम्हारे यकीन से इत्तेफाक नहीं। आप उससे मिले? हाँ, वो मेरे को पूछता था। हाँ, बार बार। उसे दहशत है कि कहीं तुम भी पुलिस के प्रचार पर यकीन करके उसे कातिल न समझने लगो। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्या लेकिन? क्या ये सच है कि कत्ल वाले रोज वो दिल्ली आया था? हाँ, आया तो था। क्यों? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं मालूम। मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं, नाना नानी भी नहीं। मैं उनसे कोई सवाल पूछती हूँ तो वो मुझे चुप करा देते हैं। आपको मालूम है तो प्लीज आप ही बताइए कि वो दिल्ली क्यों आया था? आपकी मम्मी के बुलावे पर आया था। मम्मी ने क्यों बुलाया था? क्योंकि क्योंकि तुम्हें वाकई कुछ नहीं मालूम? नहीं मालूम। मालूम होता तो पूछती। खुद अपने बारे में भी कुछ नहीं मालूम? मेरे बारे में क्या? तुम बालिग लड़की हो, इसलिए हकीकत तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, खास तौर से इसलिए कि थोड़े अरसे में वो वैसे ही तुम पर उजागर हो जाने वाली है। उसने एक क्षण ठिठक कर उसके पेट पर निगाह डाली तो उसे बिल्कुल सपाट पाया। तुम्हारी तबीयत खराब थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें फैमिली डॉक्टर के पास भेजा था। तो क्या हुआ? तबीयत खराब हो तो डॉक्टर के पास ही जाया जाता है। डॉक्टर ने तुम्हें तबीयत खराब होने की कोई वजह बताई थी? नहीं, सिर्फ इतना कहा था कि मैं एकदम नॉर्मल थी और मेरी खराब तबीयत अपने आप ही सुधर जाने वाली थी। लेकिन तुम्हें रुखसत करके उसने तुम्हारी मम्मी को फोन किया था और उसे तुम्हारी खराब तबीयत की वजह बताई थी, और वो वजह ये थी कि तुम प्रेग्नेंट थी। उसके होश उड़ गए, मुंह खुले का खुला रह गया, चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे एकाएक लकवा मार गया हो। कि क्या? बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से निकला। तुम्हारी माँ को तुम्हारे पर एतबार था। वो तुम्हारे चरित्र से वाकिफ थी, इसलिए जानती थी कि तुम एरो गैरो के साथ ये काम नहीं करने वाली थी। उसे तुम्हारी निखिल में और निखिल की तुम्हारे में खास दिलचस्पी की भी खबर थी। लिहाजा वो जानती थी कि तुम्हारी दशा के लिए निखिल के सिवाय और कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता था। इसी वजह से उसने निखिल को दिल्ली बुलाया था। इस बात की और किसको खबर है? निखिल के अंकल आनंद साहब को खबर है, पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को खबर है, सरकारी वकील को खबर है। लेकिन पुलिस का क्या भरोसा है, सरकारी वकील का क्या भरोसा है, कभी भी खबर आम कर देंगे। निखिल क्या कहता है? मम्मी ने इस बाबत उससे क्या बात की? निखिल कहता है कि उसमें और तुम्हारी मम्मी में जो भी बात हुई थी वो पूरे दोस्ताना माहौल में हुई थी और फैसला तुम्हारे पर छोड़ा गया था। तुम्हें गर्भपात कबूल होता तो ठीक, वरना वो फौरन तुमसे शादी कर लेता। मम्मी ने, उसकी आंखें डबडबाई। वो रुआंसे स्वर में बोली, मुझे ये बात क्यों न बताई? जाहिर है कि वो तुम्हें फिक्र में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन निखिल से बात हो चुकने के बाद अब आखिरकार तो बताती। फौरन क्यों न बताई? डॉक्टर ने ही क्यों न बताई? ये कोई छुपाने वाली बात थी? या? उसने बड़े नर्वस भाव से अपने पेट को छुआ और तत्काल हाथ परे किया। छुपने वाली बात थी। तुम्हारे नाना नानी को खबर है? नहीं, जब मुझे ही खबर नहीं तो उन्हें कहां से होती? मम्मी से। मम्मी ने यकीनन उन्हें अभी कुछ नहीं बताया था, वरना वो मुझसे कहते। मुंह से न कहते तो निगाह बोलती। नहीं, अभी उन्हें कुछ नहीं मालूम। तुम क्यों कर बेखबर हो? मैं तुम्हारा इशारा समझ रही हूँ, लेकिन मेरे साथ पहले भी 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि तारीखें ऊपर नीचे हो गई थी, इसलिए इतनी बड़ी बात की ओर मेरा ध्यान नहीं गया था। आखिरकार तो जाता। जाहिर है, अगर ये बात सच है तो आपके जिक्र के बिना भी आइंदा दिनों में जाता।
अब ये पहले से ज्यादा गंभीर मसला है। तुम्हारे सिर से माँ का साया उठ गया है और तुम्हारी दशा के लिए जिम्मेदार शख्स का भविष्य अनिश्चित है। मौजूदा हालात में तुम्हें ये बात अपने मौजूदा सरपरस्तों की जानकारी में लानी चाहिए। अब तो मेरा निखिल से मिलना और भी जरूरी है। ये एक बड़ा फैसला है जो मैं अकेले नहीं कर सकती। आखिर बच्चा सिर्फ मेरा तो नहीं, निखिल का भी है। आप प्लीज प्लीज मेरी उससे मुलाकात का कोई जरिया निकालिए। ये आपका मेरे पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। तुम्हारा आगे का क्या प्रोग्राम है? नाना नानी तुम्हें कॉलेज वापस भेजेंगे? अभी कैसे भेजेंगे? अभी तो इतने बखेड़े हैं। अभी तो मैं ही नहीं जाऊंगी। निखिल पर इतनी बड़ी विपत्ति आई हुई है। ऐसे में मैं दिल्ली छोड़कर चले जाने का ख्याल भी नहीं कर सकती। निखिल को मालूम होना चाहिए कि उसकी दुश्वारी की घड़ी में मैं उसके साथ खड़ी हूँ और उसकी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हूँ। वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। मैं कैसे उससे दूर हो सकती हूँ? नहीं हो सकती। आप ही मुझे बताइए कि मैं उसकी क्या मदद कर सकती हूँ? कर तो सकती हो मदद। देखो, निखिल को आजाद कराने का सबसे सरल तरीका ये है कि असली मुजरिम पकड़ा जाए। असली मुजरिम कोई अजनबी भी हो सकता है और तुम्हारी मम्मी का कोई वाकिफकार भी हो सकता है। अगर दूसरी बात सही है तो तुम भी उसमें शामिल हो सकती हो और उसकी शिनाख्त में मददगार साबित हो सकती हो। सप्ताहांत पर या छुट्टियों में तुम अक्सर घर होती हो। जिन लोगों से तुम्हारी मम्मी की मेल मुलाकात थी, जो सोशल विजिट पर यहाँ आया करते थे, उनकी तुम्हें जानकारी होना स्वाभाविक है। जाने अनजाने तुमने ऐसे किसी शख्स का अपनी मम्मी से कोई वार्तालाप सुना हो सकता है, कोई चिट्ठी पत्री पड़ी हो सकती है। इस बाबत अगर तुम्हें अपने दिमाग पर, अपनी याददाश्त पर जोर देना कबूल हो तो कोई अच्छा नतीजा निकल सकता है। वो दृढ़ता से बोली, पूरी कोशिश करूंगी। तो फिर कोई अच्छा नतीजा जरूर निकलेगा, क्योंकि दिल से की गई कोई कोशिश कभी जाया नहीं जाती। वो खामोश रही, लेकिन उसके चेहरे पर से झलकती दृढ़ता के भाव और गहन हो गए। अब बताओ, वो बोला, कि क्या तुम्हें अपनी मम्मी से ताल्लुक रखती कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाकया याद आता है जो गैर मामूली हो, खटकने वाला हो या उसके नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न से जुदा हो? वो बोली तो उसके स्वर में संकोच का पुट था। है तो सही ऐसी एक बात। क्या? सच पूछो तो वो ऐसी कोई सीक्रेट भी नहीं, लेकिन जुबान पर लाते संकोच होता है। क्या? राजीव आचार्य से मम्मी के गहरे ताल्लुकात थे। गहरे ताल्लुकात? हाँ, अफेयर था, यही समझ लो। कब से था? मेरे डैडी की मौत से भी पहले से। राजीव आचार्य मेरे डैडी का वकील था और अक्सर घर आता था। कैंसर डिटेक्ट होने के बाद डैडी अस्पताल में भर्ती हुए थे तो रोज आता था, कई बार दिन में 2 बार। डैडी मरने से पहले 1 साल बीमार रहे थे और उस दौरान उनका अस्पताल आना जाना लगा ही रहता था। बाकी आप मेरे से ना ही कहलवाएं तो अच्छा है। वैसे ऐसा कुछ नहीं जो आप समझ न सकें। वो ठीक कह रही थी। माँ की आशिकी की कहानी बेटी की जुबानी वाकई कठिन सिनोरिया था। माँ जरूर रंगीली रानी थी, मुंहजोर घोड़ी थी, जो कि एक ही सवार के काबू में आने वाली नहीं थी। बाज औरतों की पर्सनैलिटी में ऐसी मिकनातीसी कशिश होती थी कि जो सामने पड़ता था वो ही खींचा चला आता था। दिल दरिया हो तो एक ही किश्ती का क्या मतलब? सच में ही उस सिनेरियो में ऐसा कुछ नहीं था जो वो खुद नहीं समझ सकता था। वाह, जो शख्स खाविंद की जिंदगी में बीवी का आशिक था, उसने खाविंद की मौत के बाद क्या कहर नहीं ढाया होगा, कहाँ कोई कसर छोड़ी होगी। मैं तुमसे कुछ कहलवाना तो नहीं चाहता, प्रत्युत्तर में वो बोला, लेकिन फिर भी कोई एक खास वाकया तो बयान करो जो कि इस अफेयर को मोहर बंद करने वाला हो, जिससे लगे कि अफेयर वाली बात तुम्हारी नौजवान कल्पना की ही उड़ान नहीं। वो सोचने लगी, यूं सोचने लगी जैसे कई वाक्य हों जिनमें से एक को छांटने की कोशिश कर रही हो। मुझे उन दिनों का एक वीकेंड याद आता है, आखिरकार वो बोली, जब मैं यहाँ थी और जब अपनी मौत से पहले मेरे डैडी आखिरी बार अस्पताल ले जाए गए थे। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। मैं किचन के रेफ्रिजरेटर में से कुछ खाने को निकालकर लाने को उठी थी तो मम्मी के बेडरूम के सामने से गुजरते वक्त
मुझे मम्मी डैडी में होती तकरार की आवाजें सुनाई दी थी। उत्सुकतावश मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ ठिठक गई थी तो मुझे एहसास हुआ कि डैडी बेहद गुस्से में थे और मम्मी पर साफ इल्जाम लगा रहे थे कि राजीव आचार्य से उसके नाजायज ताल्लुकात थे। मैंने डैडी को ये तक कहते सुना था कि अपनी हवस के हवाले उससे उनके मरने तक का इंतजार नहीं हो रहा था। फिर मैंने डैडी को साफ कहते सुना था कि इन्हीं बातों की वजह से वो अपनी वसीयत तब्दील करने वाले थे और नई वसीयत के जरिए मम्मी को अपने विरसे से पूरी तरह से बेदखल करने वाले थे। तुम्हारी मम्मी ने विरोध में कुछ न कहा? कहा न कहना तो इल्जाम को कबूल करना होता। क्या कहा? कहा कि बीमारी ने डैडी के जिस्म पर ही नहीं दिमाग पर भी असर किया था और ये उनकी बीमार सोच का नतीजा था जो वो ऐसी बातें सोचते थे। उसने उल्टे डैडी पर इल्जाम लगाया कि वो हसद के मारे ऐसे खुंदकी शख्स बन गए थे कि कोई मर्द हेलो बोलने को भी मम्मी के करीब आता तो वो उस पर शक करते थे और उसे मम्मी का यार ठहराने लगते थे। खास राजीव आचार्य के बारे में कुछ न कहा? नहीं, जो कहा जनरल कहा। क्या इसका ये मतलब न हुआ कि राजीव आचार्य जैसे उसके ताल्लुकात किसी और मर्द से या किन्हीं और मर्दों से भी थे? अब मैं क्या बोलूं? तुम्हारा जाति ख्याल क्या है? मैं जाहिर नहीं करना चाहती, मैं पहले ही बहुत मुंह फाड़ चुकी हूँ। आप भूल रहे हैं कि मेरी माँ को मरे अभी सिर्फ 4 रोज हुए हैं और हमारे समाज में दिवंगत आत्मा के बारे में अच्छा अच्छा बोलने का रिवाज है। कबूल, लेकिन तमाम आत्माएं बाजरिया कत्ल दिवंगत नहीं होती। जब केस एक्सेप्शनल हो तो रूल लागू नहीं होते। दूसरे, तुम जो कुछ कह रही हो माँ के चरित्र हनन के लिए नहीं कह रही हो, बल्कि इसलिए कह रही हो कि कातिल पकड़ाई में आ सके। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यस। तो बात को आगे बढ़ाओ। आगे और कुछ नहीं है। मम्मी के जवाब से डैडी और भड़क उठे थे और फर्श रोनते हुए यूं एकाएक वहां से निकले थे कि मेरे लिए छुपना मुहाल हो गया था। निकलकर कहाँ गए थे? गेस्ट रूम में। ऐसा झगड़ा जब भी होता था वो जाकर गेस्ट रूम में पनाह पाते थे। तब उन्होंने तुम्हें देखा था? हो सकता है देखा हो, लेकिन देखा था तो परवाह नहीं की थी। फिर क्या? अगली सुबह मैं स्कूल चली गई थी। अब तुम्हारी आइंदा जिंदगी नाना नानी की सरपरस्ती में ही गुजरेगी। और क्या होगा? और कौन है मेरी संभाल करने वाला? कैसे हैं वो लोग? वैसे ही जैसे पुराने जमाने के बुजुर्ग होते हैं। क्या कहते हैं? वो यहाँ नहीं रहना चाहते, इसलिए चाहते हैं कि मैं ये प्रॉपर्टी बेचकर उनके साथ गुड़गांव चलकर रहूं। तुमने क्या सोचा? फिलहाल तो मुझे एक वकील के मशवरे की जरूरत है। ये निश्चित है कि इस प्राइम प्रॉपर्टी की मालकिन अब तुम हो। और कौन होगा? मम्मी ने कोई वसीयत छोड़ी है? मुझे नहीं मालूम। अपनी वसीयत की वो जरूरत तो महसूस करती थी, लेकिन की थी या नहीं मुझे नहीं मालूम। की होगी तो यही होगी, तलाश करो। करूंगी। पहले निखिल का अंजाम तो किसी सिरे लगता दिखाई दे। आप वकील हैं, मेरा आपसे एक सवाल है। क्या? वसीयत न हुई या वो बरामद न हुई तो क्या होगा? क्या उस सूरत में मेरे विरसे पर कोई हर्फ आ सकता है? आना तो नहीं चाहिए। अलबत्ता बाजरिया कोर्ट तुम्हें अपने आप को वारिस मुकर्रर कराना पड़ेगा। मैं आपको अपना वकील करना चाहती हूँ। ये ठीक नहीं होगा। क्यों? मैं निखिल का वकील हूँ और उसे कोर्ट में डिफेंड करने वाला हूँ। तुम निखिल को कातिल मानो या न मानो, ये हकीकत अपनी जगह कायम है कि उस पर तुम्हारी माँ के कत्ल का इल्जाम है। माँ के कातिल के वकील को अपना वकील करना बैड पब्लिसिटी होगा। क्यों? इससे तो उल्टे ये जाहिर होगा कि मुझे कितना ज्यादा यकीन है कि निखिल कातिल नहीं। कानून की नजरों में तुम्हारे यकीन की कोई कीमत नहीं, इसलिए ये बात अखबार वालों ने उछाली तो ये सफाई के वकील का तुम्हारे साथ रचा षड्यंत्र जान पड़ेगा। ओह, तो मैं क्या करूं? राजीव आचार्य मेरे से बड़ा वकील है, मेरे से कहीं ज्यादा काबिल वकील है। इतना कि उसके मुकाबले में मैं नौसिखिया हूँ। उसका तुम्हारी माँ से अफेयर था या नहीं, ये बहस का मुद्दा है, लेकिन तुम्हारी बातों से साफ जाहिर होता है कि एक खास फैमिली फ्रेंड वो बराबर था। उसे तुम्हारे किसी काम आकर बहुत खुशी होगी। बतौर वकील वो तुम्हारे लिए कुछ करेगा तो इसे तुम्हारी नहीं, तुम्हारी मरहूम माँ की खिदमत समझेगा।
तुम निसंकोच राजीव आचार्य से बात करो। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। मुकेश उठ खड़ा हुआ। सहयोग का शुक्रिया, उसने सहमति में सिर हिलाया। जिस मोर्ग में मंगला मदान का पोस्टमार्टम हुआ था वो इरविन अस्पताल के पिछवाड़े में थी। इतवार के दिन मुकेश को उस डॉक्टर के मोर्ग में मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी जिसने कि मंगला मदान का पोस्टमार्टम किया था। वो वहां पोस्टमार्टम में मदद करने वाले किसी कर्मचारी से मिलने की नीयत से आया था, लेकिन इत्तेफाक से वो डॉक्टर वहां मौजूद था और उसी घड़ी किसी इमरजेंसी केस से फारिग होकर हटा था। मुकेश ने उसे अपना परिचय दिया, उसे अपना एक विजिटिंग कार्ड सौंपा जो उसने अनमने भाव से कबूल किया। मैं मंगला मदान की बाबत कुछ जानना चाहता हूँ, मुकेश बोला। कौन मंगला मदान? आपको मालूम है कौन मंगला मदान? जो आसिफ अली रोड की एक इमारत में रहती थी जो कि अस्पताल के ऐन सामने है, जो अपने फ्लैट में मरी पाई गई थी और शुक्रवार शाम को जिसका आपने पोस्टमार्टम किया था। मैं निखिल आनंद नाम के उस नौजवान का वकील हूँ जो उस कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार है। अपने क्लाइंट के डिफेंस की तैयारी के लिए मुझे वो जानकारी दरकार है। क्या हूँ? आपकी इस हूँ का मतलब हाँ है या ना है? तो तुम कातिल के वकील हो? गलत सुना आपने। ठीक सुना तो समझा गलत। मैं कातिल का वकील नहीं हूँ, उस शख्स का वकील हूँ जिसे कि कातिल समझा जा रहा है। एक ही बात है, कोई कातिल होता है तो उसे कातिल समझा जाता है ना? एक ही बात नहीं है, ये बहस का मुद्दा है जिसे यहाँ छेड़ना गैर जरूरी है। वैसे भी ये फैसला मजिस्ट्रेट ने करना होता है, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने नहीं। वो सकपकाया। उसने अप्रसन्न भाव से मुकेश की तरफ देखा और फिर तनिक उखड़े स्वर में बोला, क्या जानना चाहते हो? सुना है मरने वाली घायल भी थी। तो कहाँ जख्म लगे थे उसे? किस किस्म के जख्म लगे थे? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। जनाब, मैं डिफेंस अटर्नी हूँ। बचाव पक्ष के वकील को ये बातें जानने का अख्तियार होता है, तो अपना अख्तियार वहां जाकर आजमाओ जो तुम्हारा कार्य क्षेत्र है। यहाँ क्यों आए हो? आपकी सहूलियत के लिए आया हूँ। क्या मतलब? यहाँ आप कुर्सी पर यूं विराजमान है जैसे सारा दिल्ली शहर आपके इशारे पर चलता है, और मैं यूं आपके सामने हाजिरी भर रहा हूँ जैसे यतीम खाने से चंदा लेने आया हूँ। मेरे कार्य क्षेत्र में आप कटघरे में मेरे सामने खड़े होंगे और जवाब देते वक्त मुझे सर कह के पुकार रहे होंगे। वो तिलमिलाया। मैं बड़ा डॉक्टर हूँ। जरूर, आप 10 फुट के हैं, लेकिन वहां आप सिर्फ गवाह होंगे। कोई मुझे बेवजह अदालत में तलब नहीं कर सकता। वजह से तो कर सकता है। वजह ये होगी कि आपको डिफेंस अटर्नी को वो मामूली बातें बताना गवारा नहीं जिन्हें हर खासो आम को जानने का अख्तियार है। खामखा? क्यों खामखा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, कोई टॉप सीक्रेट है जिसको कि पब्लिक की जानकारी में नहीं लाया जा सकता? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं खुद आपसे बहस नहीं करना चाहता। उसने ब्रीफकेस खोलकर एक लेटर हेड निकाला, उस पर चंद सत्रें घसीटी और फिर उसे डॉक्टर की तरफ बढ़ाया। ये पकड़िए। ये क्या है? निखिल आनंद के मर्डर ट्रायल के सिलसिले में आपके नाम डिफेंस का नोटिस है कि आपने कल सुबह 30,000 में डिफेंस की विटनेस के तौर पर पेश होना है। तुम मुझे ऐसी किसी पेशी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। देखेंगे, मैं बहुत बिजी डॉक्टर हूँ, मेरे पास ऐसी पेशियों के लिए टाइम नहीं है। ना आके देखिएगा, फिर आपको मजिस्ट्रेट का सम्मन हासिल होगा। आप फिर भी नहीं आएंगे तो आप अदालत की अवमानना के इल्जाम में गिरफ्तार होंगे। उसने बेचैनी से पहलू बदला। अभी आपके कीमती टाइम में से सिर्फ 5 मिनट जाया होंगे, तब आपको घंटों तो अपनी बारी आने के इंतजार में कोर्ट से बाहर एड़ियां रगड़ते गुजारने होंगे। तुम बात को बड़ा चढ़ाकर कह रहे हो। आप कभी अदालत में पेश हुए हैं? नहीं। फिर आपको क्या पता कि मैं बात को बड़ा चढ़ा के कह रहा हूँ। अब क्या फैसला है आपका? इसे हटाओ। मुकेश ने लेटर हेड उसके सामने से हटा लिया। फाड़ के फेंको। उसने वो भी किया। अब बोलो। मैं क्या बोलूं? आप बोलिए। मकतूला के सारे जिस्म पर रगड़ों खरोचों के निशान थे। कई जगह चोट में स्किन नहीं फटी थी तो नील पड़ गए थे। बस कांटे के निशान थे, भंभोड़े जाने के निशान थे, बेरहमी से नोचे खसोटे जाने के निशान थे। किन्हीं खास जगहों पर या वो भी तमाम जिस्म पर?
खास जगहों पर। कहाँ? दोनों छातियों पर, जांघों पर और गुप्तांग पर, जैसे जैसे किसी गिद्ध को लाश नोचने को खुला छोड़ दिया गया हो। ओह, किसी इंसान के बच्चे की कारगुजारी नहीं थी वो, शैतान की ओरिजिनल औलाद का काम था। कोई वहशी दरिंदा था जिसने इतनी खूबसूरत जिस्म को यूं छिन्न भिन्न किया था। मैंने सैकड़ों पोस्टमार्टम किए, लेकिन आज तक किसी लाश की ऐसी दुर्गत न देखी। कोई फोटोग्राफ उपलब्ध है? हमारे पास नहीं। हमारा काम तस्वीरें खींचना नहीं है, लेकिन पुलिस का भेजा एक फोटोग्राफर यहाँ पहुंचा था जिसने की तस्वीरें खींची थी। तुम पुलिस से पता करो। ठीक है। मुकेश उठ खड़ा हुआ। सहयोग का शुक्रिया डॉक्टर साहब, एंड नो हार्ड फीलिंग्स। नो हार्ड फीलिंग्स? एक बात बता के जाओ। पूछिए। अभी जैसे तुमने कहा और किया, वैसे तुम मुझे सच में कोर्ट में तलब कर सकते थे? नहीं। वो ग्रैंडस्टैंड था? हाँ। झांसा था जो तुमने मुझे दिया? गुस्ताखी की माफी के साथ हाँ। उसने आहत भाव से मुकेश की तरफ देखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोर्ट में बुला ही नहीं सकता था। अच्छा? जी हाँ, लेकिन तब बुला सकता था जब कोर्ट केस में लग चुका होता। मुझे क्लाइंट का डिफेंस पेश करने की इजाजत मिलती। मैं मजिस्ट्रेट को खास विटनेस को तलब किए जाने की जरूरत समझाता। मजिस्ट्रेट मेरी जरूरत से इत्तेफाक जाहिर करता। वो खास विटनेस के नाम इस केस में जो कि आप होते, कोर्ट का सम्मन जारी करता। सम्मन से काम न चलता तो बेलेबल वारंट जारी करता। बेलेबल वारंट का भी माकूल नतीजा न निकलता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत नॉन बेलेबल वारंट जारी करता। तो तब कहीं जाकर आपकी खास गवाह की कोर्ट में पेशी मुमकिन हो पाती। और ये सब आनन फानन हो जाता? कहाँ जनाब, महीनों लग जाते। तुमने महीनों का काम चुटकियों में कर लिया। इत्तेफाक से ब्लफ न चलता तो पिटा हुआ मुंह लेकर ठंडे ठंडे वापस लौट जाता। तरक्की करोगे? कोई उम्मीद नहीं जनाब। ऐसा क्यों? इस पेशे में टिकूंगा तो तरक्की करूंगा। टिकोगे क्यों नहीं? वो एक लंबी कहानी है। अभी करने लग गया तो आप ऐसे बोर होंगे कि बीच में ही सो जाएंगे। नमस्ते। मुकेश दरियागंज थाने पहुंचा। एसएचओ चतुर्वेदी थाने में मौजूद नहीं था। उसकी जगह उसे सब इंस्पेक्टर अवतार सिंह ने रिसीव किया। मुकेश ने उसे बताया कि वो निखिल आनंद से मिलना चाहता था। एसएचओ साहब थाने में नहीं है। सब इंस्पेक्टर अनिश्चित भाव से बोला। भाई, मेरी दरख्वास्त एसएचओ से नहीं, अपने क्लाइंट से मिलने की है। इस बाबत डिसीजन तो साहब नहीं लेना होता है ना, लिहाजा इस थाने में मुर्गा बांग ना दे तो सवेरा नहीं होता। वो तो होता है, लेकिन तो करो ना सवेरा। मैंने कोई लंबी मुलाकात नहीं करनी है। 5 मिनट की मुलाकात की इजाजत देने के बदले तुम्हारा साहब आके तुम्हें गोली मारने लगे तो मुझे आगे कर देना। 5 मिनट? वो चेतावनी भरे स्वर में बोला। हाँ, साहब के कमरे में जाके बैठो, वो वहां पहुंचता है। थैंक यू। वो एसएचओ के पूर्व परिचित खाली ऑफिस में दाखिल हुआ और जाकर एक विजिटर चेयर पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद निखिल आनंद वहां पहुंचा। बैठो, मुकेश बोला। वो उसके पहलू में एक कुर्सी पर ढेर हुआ। कैसे हो? देख ही रहे हो कैसा हूं। 5 मिनट का टाइम मिला है, उसे फालतू बातों में जाया करना ठीक नहीं होगा। तुम जरा बुधवार दोपहर के उस वक्फे पर पहुंचो जब तुम्हारी मंगला से मुलाकात हुई थी। 25-30 मिनट की मुलाकात बताते हो तुम उसे। मेरा सवाल ये है कि उस मुलाकात के दौरान, उससे हुई बातचीत के दौरान, उसके मिजाज से, उसके किसी एक्शन से या किसी बात से तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम्हारे जाने के बाद वहां कोई और भी मुलाकाती पहुंचने वाला था? नहीं। या ऐसा लगा हो कि उसे तुम्हारे वार्तालाप के समापन की जल्दी थी? अगर मैं जवाब हाँ में दूं तो इससे मुझे, मेरा मतलब है मेरे केस को, कोई फायदा पहुंचेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है? मैंने एक सवाल पूछा है। तुम कोर्ट में नहीं खड़े हो, मजिस्ट्रेट के या सरकारी वकील के रूबरू नहीं हो। तुम अपने लीगल काउंसिल के सामने बैठे हो, जिसके सवाल का जवाब तुमने नफा नुकसान सोच के नहीं देना। अभी तुम्हारे डिफेंस की तैयारी का दौर है, जिसके लिए डिफेंस काउंसिल को तथ्यों की जानकारी दरकार होती है। नफा नुकसान का दौर अभी आगे तब आ पाएगा जब तुम पर मुकदमा चलेगा। अभी तथ्यों पर जोर रखो। जवाब हाँ है तो हाँ बोलो, ना है तो ना बोलो। और इस बात को फिलहाल नजरअंदाज करके बोलो कि तुम कानून के विद्यार्थी हो,
इसलिए तुम भी कानून का ज्ञान रखते हो। अब बोलो, क्या जवाब है तुम्हारा? मंगला को तुम्हारे से वार्तालाप के समापन की कोई जल्दी दिखाई देती थी? नहीं। तुम्हारा कहना है कि तुम मंगला के फ्लैट से 12:30 बजे रुखसत हुए थे और 4:30 तक चंडीगढ़ पहुंच भी गए थे। हाँ, 4 घंटे में तकरीबन 5-7 मिनट ऊपर या नीचे। सीधे अपने आवास पर पहुंचे? हाँ। वहां तुम अकेले रहते हो? नहीं, साथ एक फ्लैटमेट भी है, फेलो स्टूडेंट, क्लासमेट, हरीश हांडा नाम है। वो तब वहां था? हाँ। लिहाजा वो इस बात की तस्दीक कर सकता है कि 4:30 बजे तुम चंडीगढ़ पहुंच गए थे? हाँ। तब वो क्या कर रहा था? स्टडी कर रहा था। वहां पहुंचकर तुमने क्या किया? फुटबॉल खेलने का प्रोग्राम बनाया, जो कि हम अक्सर खेलते हैं। वहां और भी लॉ स्टूडेंट रहते हैं जो मेरे दोस्त हैं और गाहे बगाहे होने वाले गेम के साथी हैं। एक दिन में 500 किलोमीटर की ड्राइव के बाद तुम्हें फुटबॉल खेलना सूझा? एन इसी वजह से सूझा। 8 घंटे की लगातार ड्राइव से मेरी पीठ तख्ता हो गई थी। उसको हरकत देने का, नॉर्मल करने का, रिलैक्स करने का फुटबॉल का गेम अच्छा जरिया था। हमारे फ्लैट वाली इमारत के सामने ही एक खाली मैदान है जहां हम अक्सर फुटबॉल खेलते हैं। 4 हम वहां क्लासमेट हैं, बाकी आसपास से लड़के आ जाते हैं। और 2 क्लासमेट कौन है? उनके क्या नाम है? एक का नाम गगनदीप है, दूसरे का शरद त्यागी है। जैसे मैं और हरीश हांडा फ्लैटमेट हैं, वैसे वो दोनों फ्लैटमेट हैं। उन्हें बुधवार का वो गेम याद होगा? बराबर याद होगा। गगनदीप को तो खास तौर से, जिसने मुझे धक्का देकर ऐसा गिराया था कि मेरा मुंह जमीन से टकराया था और नाक से खून बहने लगा था। शरद त्यागी और हरीश हांडा जाकर बर्फ लेकर आए थे, तो उससे खून बहना बंद हुआ था। मैं उन लड़कों से बात करना चाहता हूँ। कैसे करोगे? वो तो यहाँ आ नहीं सकेंगे, तुम्हें ही चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। आई डोंट माइंड, पता बोलो, उसने बोला। दोस्ती कैसी है तुम्हारी उनसे? पक्की, जिगरी? वैसी सिर्फ हरीश हांडा से है, बाकी से तो बस है। इसलिए है क्योंकि हम एक ही क्लास में हैं और एक ही इमारत में रहते हैं। जिगरी दोस्त के साथ तो बहुत कुछ साझा होता है। वो हरीश हांडा निकिता के बारे में जानता है? क्या ये कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है? कि वो प्रेग्नेंट है? नहीं। वजह? अरे, जिस बात की अभी मुझे खबर नहीं थी, उसकी उसे क्यों कर होती? वाकई खबर नहीं थी? नहीं थी। मुकेश ने अपलक उसकी तरफ देखा। निखिल ने बेचैनी से पहलू बदला और फिर कठिन स्वर में बोला, इतना मुझे निकिता ने बताया था कि अपनी रेगुलर साइकिल से वो लेट थी, लेकिन खुद उसने ये भी कहा था कि ऐसा उसके साथ अक्सर हो जाता था, लेकिन फिर खुद ही सब कुछ ठीक भी हो जाता था। इसलिए मुझे यकीन था कि इस बार भी ठीक हो जाने वाला था। मैं उससे मिला था। बच्चे के बारे में वो कहती है कि एक बड़ा फैसला है जिसे वो अकेले नहीं कर सकती, इसलिए तुमसे मिलना चाहती है। इस बाबत तुम क्या बोलोगे उसे? वो अभी बहुत छोटी है, इतनी जल्दी उसका माँ बन जाना ठीक ना होगा। क्या मतलब हुआ इसका? मेरी राय में उसे वो शी शुड गो फॉर अबॉर्शन। अगर उसे बच्चा गिराना कबूल न हो तो? मौजूदा हालात में होना चाहिए। हालात नॉर्मल होते तो जैसा मैंने उसकी माँ को बोला था, उसके अबॉर्शन के लिए राजी न होने की सूरत में मैं बाखुशी उससे शादी करता। लेकिन अब हालात नॉर्मल नहीं है। मेरा अपना भविष्य अनिश्चित है। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे में बेस्ट ऑप्शन अबॉर्शन है। अच्छा, हाँ, आजकल मामूली जहमत है ये। जैसी उसकी अर्ली स्टेज है, उसमें वो सुबह नर्सिंग होम जाएगी तो शाम को घर लौट भी आई हुई होगी और अगले रोज टेनिस खेल रही होगी। काफी ज्ञान जान पड़ता है तुम्हें अबॉर्शन का। उसकी आंखों में धूर्तता की चमक पैदा हुई और लुप्त हो गई। नहीं, नहीं। मुकेश को वो साफ झूठ बोलता लगा। खैर, वो बोला, निकिता तुमसे मिलना चाहती है। साथ ले आना था? तब मेरा प्रोग्राम निर्धारित नहीं था। करीब ही तो रहती है, अब बुला लाओ। अब मेरे बाद पुलिस वाले शायद उसे मिलने की इजाजत ना दे। कल रिमांड के लिए तुम्हारी कोर्ट में पेशी है। मैं उसे कोर्ट में आने को बोलूंगा। कल मेरी जमानत करा दोगे? तुम ख्वाब देख रहे हो। कत्ल के केस में गिरफ्तार हो। अभी तो पुलिस की लंबे रिमांड की दरख्वास्त सुनी जाएगी, जो कि बढ़वाया भी जा सकता है। जमानत की सुनवाई तो तभी होगी जब तुम्हारे ट्रायल की नौबत आएगी।
कानून की कैसी पढ़ाई कर रहे हो जो ऐसी प्रोसीजरल बात भी अभी नहीं जानते हो? जानता तो हूँ, लेकिन हो फुल थिंकिंग कर रहे थे, यही समझ लो। 5 मिनट से ऊपर हो गए हैं। हैरानी है कि पुलिसिया ने अभी टोका नहीं। मैं चलता हूँ। ठीक है, और तुम हौसला रखो। तुम्हारे लिए जो बेहतरीन हो सकता है किया जा रहा है। आई अंडरस्टैंड। थैंक यू। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।